Good morning, dear 8th class. Today I am explaining you the second part of the chapter Judiciary, which is the chapter from your book Social and Political Life. In the first part, students, I explained you about the integrated system of courts in India. In the lower level, there are subordinate courts, you can say district courts, and above level there is a high court, and the senior most court is a Supreme Court. I tell you about the integrated system of Indian courts. And if we are not satisfied with the decision of the subordinate court, then we can go to the High Court. And if we are not satisfied with the decision of High Court, we can even move to the Supreme Court. But the decision of the Supreme Court is final. We have to go with the decision of Supreme Court. ठीक है, तो ये हमारी कोर्ट्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम है. नेक्स्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि जजेस के ऊपर किसी भी पॉलिटिशियन का कोई दबाव ना हो, यानी कि जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बाहर हो. क्योंकि देखो, अगर पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का इफेक्ट होगा जुडिशरी के ऊपर, तो जजेस फोर्स होंगे पॉलिटिशियंस के फेवर में डिसीजन देने के लिए, तो उससे तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी जुडिशरी. इसीलिए जुडिशरी में जो भी जजेस वगैरह अपॉइंट होते हैं वो मेरिट के बेसिस पे अपॉइंट होते हैं, एंड वंस दे आर अपॉइंटेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव देम. ठीक है, अगर एक बार वो अपॉइंट हो गए जज, तो उन्हें पॉलिटिशियन रिमूव नहीं कर सकते. तो ये हमारा इंडिया का सिस्टम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. डिपेंडेंट है. और देखो, जिस देश की जुडिशरी वीक हो जाए उस देश में डेमोक्रेसी टिक ही नहीं सकती. अब पाकिस्तान में जुडिशरी वीक है, तो इसीलिए कभी वहाँ मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी वहाँ डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी वहाँ डेमोक्रेसी होती है. तो इससे क्या साबित होता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और जजेस मेरिट के बेसिस पे चुने जाने चाहिए, उनके ऊपर पॉलिटिशियंस का कोई प्रभाव ना हो. ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में. ठीक है, और अब हम इस पार्ट में कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डज एवरीवन हैव असेस टू कोर्ट. लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. कि इसका मतलब है कि क्या हर किसी की पहुंच होती है कोर्ट तक. इसका मतलब है कि क्या गरीब लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं. तो लेट अस डू इट. वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स. चाहे कोर्ट्स देश के सारे सिटीजन्स के लिए होती हैं, सारे नागरिकों के लिए होती हैं, पर इन रियलिटी कोर्ट्स तक एक्सेस सिर्फ ज़्यादातर अमीर लोगों की होती है. मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल जो है इंडिया के, उनको तो लीगल मतलब मैटर्स के लिए हेल्प ही नहीं मिलती बेटा. उनको तो वो तो कोर्ट्स में जा ही नहीं पाते. मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो कि गरीब लोग हैं वो कोर्ट्स में जा ही नहीं पाते. ठीक है, तो लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी. वो क्यों नहीं कोर्ट्स में जा पाते? क्योंकि लीगल प्रोसीजर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और उसमें पेपर वर्क भी बहुत होता है, कागजी कार्रवाई बहुत होती है, जिसमें लॉट्स ऑफ टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. पुअर पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल है, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते और जिनकी फैमिली डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, वो कोर्ट में जाके जस्टिस ले पाएँ, ये उनके लिए इम्पॉसिबल है. उसके बाद है तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली 1980s में 1980 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में एक नया मैकेनिज्म लेके आई सुप्रीम कोर्ट, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है. इसका मतलब है PIL का इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ताकि जस्टिस तक, न्याय तक ज़्यादा लोगों की पहुंच हो सके. तो इस PIL सिस्टम में ये है कि लॉ अलाउ करता है हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को या हर ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम उन लोगों के बिहाफ पे PIL सबमिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, जिन लोगों के राइट्स वायलेटेड हो रहे हैं पर वो कोर्ट में नहीं जा सकते. समझ रहे हो बात,
कि अगर सपोज़ करो हमने कहीं देख लिया कि कोई चाइल्ड लेबर हो रही है, तो वो छोटा बच्चा, उसे नहीं पता कि मैं 14 ईयर से कम हूँ, मेरे से काम नहीं करवाना, ठीक है, उसे तो नहीं पता। तो हम उसके बिहाफ पे PIL दे सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि इस व्यक्ति के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो हम PIL आम इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। वो एक लेटर भी हो सकता है, कोई एक टेलीग्राम भी हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को भेजा जाए, उसे भी एज अ PIL माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ये देखो, इस तरह के जो गरीब लोग हैं, ठीक है, ये लोग कोर्ट्स में नहीं जा सकते। अब ये बच्चा कहाँ कोर्ट में जा सकता है कि मेरे राइट्स वायलेट हो रही हैं, मुझे एजुकेशन का राइट है, मुझे नहीं मिल रहा। और ये देखो बच्चा काम कर रहा है। ये सारी वो हैं, लोग हैं जो खुद कोर्ट में नहीं जा सकते, और इनके बिहाफ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। जो PIL है, उसकी वजह से जस्टिस मिलेगा किसको? बहुत ज़्यादा बॉन्डेड लेबरर्स। इसका मतलब होता है बंधुआ मजदूर। कई लोग बंधुआ मजदूरी का काम करते हैं, जिनको स्लेव्स की तरह रखा जाता है, ठीक है, स्लेव्स की तरह रखा जाता है, और इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में काम करवाया जाता है। इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस मतलब वो कंडीशंस जो इंसानों के लायक नहीं है। जहाँ पे इंसान काम करें इस लायक जो वर्किंग कंडीशन नहीं होती, वहाँ पे काम करवाया जाता है। तो ऐसे में PIL दी जा सकती है इन लोगों के बिहाफ पे। अब इसकी एक एग्जांपल है कि बिहार में कुछ कैदी थे, कुछ प्रिजनर्स थे, जिनको जेल में रखा गया, इवन उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो गई थी, तो इन लोगों को भी जेल से छुड़वाया गया था थ्रू अ PIL। और एक मिड डे मील स्कीम, जो छोटे बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो भी एक PIL की वजह से ही शुरू हुआ था। पता क्या हुआ था? राजस्थान में और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी। तो उसी टाइम देखा गया कि जो गवर्नमेंट के ग्राउंड्स हैं वो फुल ऑफ ग्रेन है, और इवन रैट्स ईटन कर रहे हैं। तब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू लाइफ का आर्टिकल दिया जाता है, उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको जो गोडाउन्स में जो ग्रेन्स पड़ा है, वो लोगों को कम रेट पे प्रोवाइड करना है। राशन शॉप्स के ज़रिए लोगों को चीपर रेट पे वो फूड प्रोवाइड करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, और बदले में उन्हें राशन शॉप्स पे कम रेट पे ग्रेन प्रोवाइड करवाओ। और ये जो मिड डे मील भी दिया जाना बच्चों को, जो दोपहर का खाना दिया जाता है, वो भी इसी के अंडर था। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया, इसको चेक करने के लिए 2 फूड कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया था, जो ये चेक करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन लागू हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो, बॉन्डेड, कहते हैं 14 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की बॉन्डेड लेबर है, ठीक है। उसके बाद है ईयर 2001 की बात, देखो क्या है कि अच्छा यही चीज़ आ गई बेटा जो मैंने आपको अभी भी करवाई। चलो फिर से देखते हैं। राजस्थान में और उड़ीसा में ड्रॉट्स पड़े थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के ग्राउंड्स में फुल ऑफ ग्रेन था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट है लोगों का, राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर किसी को प्रोवाइड करना फूड गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो और उन्हें खाना प्रोवाइड करवाओ। ये चीज़ भी हो गई। यस, कहते अब ये नहीं है इसका मतलब कि सारी जो कोर्ट जजमेंट्स होती हैं उसको लोग पसंद ही करते हैं। कई बार कुछ कोर्ट जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो पुअर लोग जिनको पसंद नहीं भी करते। कहते जैसे कि जो स्लम डिवेलपर्स हैं उनको एविक्ट किया जाता है, शहरों से बाहर निकला जाता है। अब स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स होती हैं झुग्गी झोपड़ियाँ। मतलब कि देखो पता क्या होता है, जब ना लोग विलेजेस में रहते हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तो वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए शहरों में आ जाते हैं। शहरों में आके उन्हें काम तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। काम जैसे कि घरों में झाड़ू पोछे लगाने का काम मिल गया, किसी फैक्ट्री में कोई काम मिल गया, तो उन्हें वर्क तो मिल जाता है पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ऐसे लोग पता क्या करते हैं, ये शहर के बाहर भी नहीं रह सकते, क्योंकि फिर जहाँ पे ये काम करते हैं
वो जगह के ये आसपास ही ना किसी पेमेंट पे सो जाते हैं, या जहाँ पे इनको काम मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो उसके आसपास ही कोई खाली जगह देख लेते हैं सरकारी, वहाँ पे ये रहने लग जाते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ बना के। फिर एक एक करके वहाँ पे बहुत से लोग रहने लग जाते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ बना के। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में तो वो जगह खाली पड़ी होती है, पर वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ या स्लम्स बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं स्लम डिवेलर्स, तो इन लोगों को, अब इन लोगों की ज़मीन तो है नहीं जिस पे वे रह रहे हैं, तो इन लोगों को वहाँ से निकाल ले जाना, ये जो जजमेंट्स है कोर्ट के, लोग इन्हें पसंद नहीं करते। ठीक है। उसके बाद कुछ जजमेंट्स ऐसी होती है, ट्राई टू प्रोटेक्ट, कहते कुछ जजमेंट्स ऐसी भी है कि इन स्लम डेवलपर्स को प्रोटेक्ट किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी एक एग्जांपल कि ना ओलिगा तैली से केस था, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस ओलिगा तैली, ये केस था। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं, जो लोग पेमेंट्स पे रहते हैं, कहते वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब्स है सिटीज़ में और उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। वो पेमेंट्स और स्लम्स को चूज़ करते हैं क्योंकि ये विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क है। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास की जगह, कि वो जहाँ पे काम करते हैं उसके आसपास की जगह, इसलिए वो पेमेंट पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, कि अगर उनसे पेमेंट को छीन लिया जाएगा या अगर उनको वहाँ पे रहने नहीं जाएगा तो उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि अगर वो शहर के बाहर रहेंगे तो जॉब कैसे करेंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है राइट टू लाइवलीहुड, कि ये लोग अपने लिए पैसे कमा रहे हैं, तो बिना लाइवलीहुड के, बिना लिविंग के तो ये जी भी नहीं सकते। तब कोर्ट ने ये कहा था कि इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, कि इन लोगों को यहाँ पे ही रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड और ये एक राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। इशू क्या है कि अगर जस्टिस डिनाइड इज डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस देर से मिलता है तो वो जस्टिस ना मिलने के बराबर है। कहते कॉमन पर्सन जो होते हैं ना, वो जस्टिस लेने के लिए उनको कई कई साल लग जाते हैं, कोर्ट में हियरिंग ही चलती रहती है। तो ये तो जस्टिस मिलना भी जस्टिस ना मिलने के बराबर ही है। सपोज करो किसी ने किसी के फैमिली पर्सन को मार दिया, तो 30-40 साल बाद अगर न्याय मिला तो ना मिला, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिसने मारा था वो भी बूढ़ा हो चुका। ठीक है, तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कहते इट इज़ नो पॉइंट ऑफ जस्टिस इफ़ द केस गोज फॉर 30 ईयर्स। अगर कोई केस 30 साल तक चलता है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कहते इट मीन्स इंडियन जो कोर्ट्स है उनको और ज़्यादा बेटर वर्क करना है ताकि वो टाइम पे जस्टिस देना है। पर इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इंडियन कोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, और इंडियन कोर्ट्स में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं उनके ऊपर भी चेक लगाया जा रहा है। इंडियन कोर्ट्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो बच्चे ये था ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द जुडिशरी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, और आपके डाउट्स मैं आपको जूम क्लास में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।